Ignited Minds Tutorials, a reputed educational platform, has recently released a comprehensive video series on the topic of current electricity in physics. This series caters to CBSE and Maharashtra State Board Class 12 students, as well as IIT, NET, and CET aspirants. The videos delve into the fundamental concepts of current electricity, providing a detailed explanation of various topics. Starting from Ohm's law and resistance, the videos progress to cover concepts like electrical power, Kirchhoff's laws, and series parallel combinations of resistors. The tutorials also explore advanced topics such as the Wheatstone bridge, potentiometer, and electrical measuring instruments. Each video is meticulously designed, ensuring clarity and ease of understanding for students of different proficiency levels. The content is aligned with the latest CBSE curriculum, making it an ideal resource for board exams and competitive entrances. Learners can significantly benefit from these videos, gaining a solid foundation in current electricity for future academic pursuits. Ignited Minds Tutorials has a track record of excellence in providing quality educational material. Their commitment towards helping students excel in their studies is commendable. By uploading this extensive series, they have made current electricity accessible to a wider audience, thus igniting young minds to explore the fascinating realm of physics and empowering them for success in various examinations like CBSE, IIT, NET, and CET. चलिए भाई साहब, द करंट डेंसिटी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई अगर आप एब्सेंट थे तो ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो फॉर्मूलाज वगैरह का डेरिवेशन हो गया था इसमें। खैर, यहाँ पे द करंट डेंसिटी इन अ वायर इज 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज दिस मच। इफ सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल देन फाइंड कंडक्टिविटी। कैसे करेंगे भाई साहब? करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है बोलो? हाँ, करंट बाई एरिया। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कैसे? हाँ हाँ, 1 बाई रो, दैट इज 1 बाई रेजिस्टिविटी, है ना? ओके, आगे। बोलिए भाई साहब, कैसे करेंगे करंट डेंसिटी? फटाफट फटाफट। Electric field in the wire is this much and rho is the conductivity of the material, then find sigma। तो आपका करंट डेंसिटी कितना होता है? देखो, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है? ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ J हमने उस दिन प्रूव किया था, देखो, ठीक है, J विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं भाई साहब? तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है, J अपॉन E, दैट इज करंट डेंसिटी बाई ई, ठीक है? क्लियर है? कैसे ये आया था बताओ? J इज इक्वल टू क्या होता है? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन ए, है कि नहीं? और ओम्स लॉ के हिसाब से Y V इज इक्वल टू आई आर। इस V को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? E बाई एल, है कि नहीं? E बाई एल लिख सकते हैं, दैट वाज आई आर। और इसी से हमने इन दोनों का भाई साहब रिलेशनशिप निकाला था, क्या? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है भाई साहब? 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 10 एम्पियर, और यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर कितना हो जाएगा बोलो? E इज इक्वल टू 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, 5 वोल्ट, इसको अगर अपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻² मीटर, दैट विल बी 500 वोल्ट पर मीटर। सो देयरफॉर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा? This will be equal to 10⁵ upon 500, that is 200, ठीक है, सीमेंस पर मीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? दिस विल बी द कंडक्टिविटी। ओके ओके ओके। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अभी देखो, जब हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है? वाई विल द रेजिस्टेंस इंक्रीज? क्योंकि आपके जो थर्मल एजिटेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और ज़्यादा रैंडम हो जाता है, जिसके वजह से जो स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक स्ट्रीमलाइन मूवमेंट होता है, दैट गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है? इसमें काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक
ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे मानते हैं भाई साहब, ठीक है, लेट्स से कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर विथ इनिशियल टेम्परेचर T नॉट। तो आपका भाई साहब कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T नॉट है, एंड इनिशियल रेजिस्टेंस इज हाउ मच, R नॉट। इनिशियल रेजिस्टेंस आपका R नॉट है। लेट द टेम्परेचर ऑफ द रॉड बी इंक्रीज बाय dt। तो आपने इस T नॉट को इंक्रीज किया है कितने से भाई साहब, dt से, ठीक है, डेल्टा T से आपने इंक्रीज किया है, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय dr। तो लेट से आपका रेजिस्टेंस किससे बन गया भाई साहब, dr, क्लियर है, ओके। द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही आप किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, रैंडमनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड हेंस द कोलिजन्स विल इंक्रीज। अगर कोलिजन्स इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। सो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, ठीक है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्योंकि देखो जितना आपका इनिशियल रेजिस्टेंस था भाई साहब, उससे ही तो कहानी शुरुआत होगी ना, ठीक है। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम का रहेगा तो 1 ओम के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 2 ओम का रहेगा तो 2 ओम के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 3 ओम का रहेगा तो 3 ओम के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब मेरा जितना इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा उसके ऊपर ही मेरा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सो द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज R नॉट। So increase in resistance is directly proportional to the increase in temperature, definitely, and increase in resistance is also directly proportional to the original resistance. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा भाई साहब, dr, that is increase in resistance is directly proportional to original resistance and increase in temperature। ऐसा बोल सकते हैं, dr is directly proportional to ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर है, ओके। तो अपन इसी को जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो dr को क्या लिखेंगे भाई साहब, अल्फा, ठीक है, ये अलग है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट, RODT, अल्फा RODT, ठीक है। ये RO बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस एट एनी रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट, एंड अल्फा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया भाई साहब आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी रहती है, अल्फा RODT, कहीं कहीं पे भाई साहब ऐसा डेल्टा R दिया हुआ है, अल्फा RO डेल्टा T ऐसा भी दिया रहता है, ठीक है। तो dr की वजह से अल्फा RODT DL, ये दिस विल बी इक्वल टू दिस, ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में दिए रहते हैं, ठीक है। तो आपका dr दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू अल्फा ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो लेट्स से एट अ टेम्परेचर RT व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, सो दिस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस प्लस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ है आपका, देखो अल्फा RODT, ठीक है। तो अगर RO को आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अल्फा DT, ठीक है। अलग अलग बुक्स में कहीं कहीं पे वैसा वैसा RT इज इक्वल टू RO इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T भी दिया रहता है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस। जैसे आप किसी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये होता है, अगर किसी सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उल्टा असर होगा, वहां पे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। होता क्या है, देखो व्हाट हैपेंस हियर इज कि अगर आपने एक, देखो एक बैंड होता है, तो दिस इज बेसिकली दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड। सो आपका समझ लो ठीक है, दीज आर बैंड्स। तो आपका लेट्स से ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गया और एक कंडक्शन बैंड हो गया। जब आप एनर्जी देते हैं, व्हेन यू बेसिकली प्रोवाइड एनर्जी, सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन टू द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्शन हैपेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में रहता है भाई साहब आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये गैप कवर करना पड़ता है, ठीक है, दिस गैप गेट्स कवर्ड। तो आपका इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कहाँ पे जाते हैं, कंडक्शन बैंड में होता है, ये होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली गो देयर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में अगर आप देखोगे, कंडक्टर्स में क्या होता है, ये ओवरलैपिंग होती है, कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है।
आपको एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपका कंडक्शन होगा, ठीक है। जब आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, जब आपने भाई साहब यहाँ पे एक इंसुलेटर को लिया हुआ है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि यहां से यहां तक जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा एंड मोस्टली दैट एनर्जी कैन नॉट बी कवर्ड, ठीक है। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे सेमीकंडक्टर लिया है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज अ लेसर, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो ये चला जाएगा। तो इसीलिए जब हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स में अगर हम एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाला, ठीक है, सो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आर, डी आर विल बी इक्वल टू अल्फा आर ओ डी टी, ठीक है, या आपका भाई साहब डी आर या डेल्टा आर की वैल्यू अल्फा आर ओ डेल्टा टी हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। If the resistance of the rod becomes RF at any final temperature TF, then by doing integration, तो आपका देखो RO से RF इनिशियल रेजिस्टेंस से फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू अल्फा RO, यहाँ पे TO से TF DT, ठीक है। तो RF माइनस RO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा RO TF माइनस TO। RF की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, इसको RO लिया यहाँ पे अल्फा, तो वही देखो आपका जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा, RO प्लस अल्फा RO डेल्टा T तो हो रहा है, ठीक है। मतलब आप क्या लिख सकते हो, आर एफ फाइनल विल बी इक्वल टू आर ओ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, फाइनल रेजिस्टिविटी आपका वी नॉट और ये हो गया आपका वी फाइनल। तो रेजिस्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, एंड इफ द इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टिविटीज आर रो एंड रो एफ, देन आपका भाई साहब रेजिस्टिविटी फाइनल क्या हो जाएगा। क्या रेजिस्टिविटी एज अ प्रॉपर्टी चेंज होगी ड्यू टू हीटिंग, क्या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल चेंज ड्यू टू हीटिंग, हाँ क्या किस पे नहीं डिपेंड करता है, हाँ तो लेंथ और एरिया से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और रेजिस्टेंस का चेंज किसकी वजह से हो रहा है, आप समझ रहे हो कि लेंथ और एरिया की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। समझिए इस चीज को, देखो इस चीज को समझो, ये जो आप आर एफ बोल रहे हो ना, दैट विल बी इक्वल टू आर ओ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पे जो रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा है, ये आर ओ से आर एफ का बनना, आप समझ रहे हो कि भाई साहब आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर हमने किसी कंडक्टर को हीट किया रहेगा तो उसका लेंथ भी चेंज होगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं उल्टा हो जाएगा फिर तो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ का अगर आप देखोगे प्रोपोर्शन बहुत अलग तरीके से चेंज होगा, नहीं रेजिस्टेंस आपका मुख्यतः चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में जो एवरेज कोलिजन टाइम है वो चेंज हो रहा है। आपने रो का फॉर्मूला देखा था, क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, याद है भाई साहब किसी को, MLE स्क्वायर अपॉन एवरेज कोलिजन टाइम। देखो भाई साहब देखो ये चीज इंपैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे हमने जो कवर किया था, देखो उल्टा देखो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके वजह से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे किधर गया भाई साहब, हाँ ये देखो, वेयर रो की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n that is number of electrons per unit volume, E square that is charge of electron and average relaxation time। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से भाई साहब रेजिस्टिविटी भाई साहब सॉरी ये वाला कम हो जाएगा। मतलब देखो पहले कैसा था, एक इलेक्ट्रॉन आराम से जाके इसको धक्का मार रहा है, अभी आपने क्या कर दिया भाई साहब, हीट बढ़ा दिया है, धार दूर धक्कम धक्की हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ विच रेजिस्टिविटी विल गेट इंपैक्टेड। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, रेजिस्टिविटी आपका इंपैक्ट होगा ड्यू टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वजह से, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपका इंपैक्ट होगा और इसकी वजह से रेजिस्टिविटी इंपैक्ट होगी और इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंपैक्ट होगा। तो रेजिस्टेंस का इंपैक्ट आपके लेंथ के बढ़ने या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के छोटे होने से नहीं होता है, रेजिस्टेंस का इंपैक्ट होता है रेजिस्टिविटी की वजह से। और रेजिस्टिविटी भाई साहब आपकी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपके थर्मल एजिटेशन से कम होगा, जिसके वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और जिसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो डोंट थिंक दैट द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज ओनली ड्यू टू चेंजेस इन द लेंथ एंड एरिया। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है।
ओके, सो इफ द इनिशियल रेजिस्टिविटी V नॉट एंड PF देन दिस, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस RF की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, RF की वैल्यू हो गई भाई साहब क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RF, तो फाइनल रेजिस्टेंस RF RO इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी RF, यहां पे हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस विल बी इक्वल टू RO प्लस RO अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, RF माइनस RO इज इक्वल टू RO अल्फा डेल्टा टी। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, RF माइनस RO अपॉन RO डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, आपका अल्फा, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये आपका हो गया क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, दिस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। सो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, द रिलेटिव इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस मतलब आप जब किसी को थर्मल एनर्जी दे रहे हैं तो कितना भाई साहब उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल। फॉर कंडक्टर्स आपका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कंडक्टर्स क्यों अल्फा पॉजिटिव होगा, भाई आदित्य पॉजिटिव क्यों होगा, भाग्यश्री पॉजिटिव क्यों होगा, बताइए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, क्यों पॉजिटिव होगा, व्हाई विल इट बी पॉजिटिव, नंदिनी पॉजिटिव क्यों होगा, हाँ नहीं नहीं चार्ज से कोई मतलब नहीं, आप बताइए, ओ कनिष्का पॉजिटिव क्यों होगा, अरे एकदम सिंपल है भाई साहब, हाँ नहीं नहीं इतना डीप क्यों जा रहे हो, उससे फॉर्मूला देखो ना भाई साहब, आपने अभी क्या बोला, किसी कंडक्टर को अगर मैं हीट दे रहा हूं तो क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो आपका रेजिस्टेंस फाइनल विल बी मोर देन रेजिस्टेंस ओरिजिनल, तो भाई साहब ये वाला क्या होगा, विल नॉट दिस बी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होना ही है ना, RO भाई साहब आपका पॉजिटिव ही है, डेल्टा टी आपका भाई साहब पॉजिटिव है, क्योंकि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रेशियो आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो फॉर कंडक्टर्स दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कंडक्टर्स में भाई साहब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी हायर। फॉर एलॉयज लाइक नाइक्रोम, अभी नाइक्रोम के लिए भाई साहब ये अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। नाइक्रोम क्या होता है, आपके ज़्यादा करके जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें नाइक्रोम लगता है, गीजर वगैरह हो गया, हीटर देखा है किसी ने, कॉइल हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर देखा है, नहीं अभी के ज़माने के नहीं, पुराने ज़माने के हीटर, ऐसे ऐसे होते थे भाई साहब, ऐसे हीटर, और बहुत डेंजर वाला होता था ये, ऐसे वैसा कॉइलिंग वाली ऐसी कॉइलिंग होती थी, ठीक है, पानी गर्म करने वाला उसको अपन नाइक्रोम नहीं बोल सकते, ठीक है, ऐसे होते थे भाई साहब नाइक्रोमीटर्स, ठीक है, ये एक्चुअली में मतलब हमारे ज़माने में होता था ये, और ये इंसुलेटर पे होता था, इसको हम नाइक्रोम वायर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नाइक्रोम वायर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, नाइक्रोम वायर तक अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ही ले लीजिए, ये टंगस्टन वायर से होता था, ये तो आपने देखा रहेगा ना, ये तो आज के तारीख में आपके लिए पुरातत्व चीज़ हो गई है, हिस्टोरिकल चीज़ हो गई है, LED बल्ब्स के एवोल्यूशन में आप आ गए हैं, तो बट दीज आर बल्ब्स दैट यू हैव सीन, राइट, व्हाट इज देयर इनसाइड, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा स्पेशल मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। तो क्या हो जाता है भाई साहब, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, और उस टेम्परेचर की वजह से आपको लाइट मिल रहा है, तो ये ग्लो कर रहा है अपने टेम्परेचर की वजह से, इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि भाई साहब वो लाइट देने लगेगा, ठीक है, और ये इंस्टेंटली होता है। तो इसीलिए हमारा काफ़ी सारा लॉस होता है, इसीलिए हमने LED बल्ब से इसको रिप्लेस किया है। अगर आप देखोगे LED बल्ब क्यों रिप्लेस हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमको लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से हमको हीट नहीं चाहिए, ये बाई प्रोडक्ट है, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हीट से लाइट मिल रहा है, वी डोंट नीड हीट, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, एक आपके हीट एनर्जी में और दूसरा आपके लाइट एनर्जी में, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू। ओके, सो यहां पे भाई साहब आपका क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू RF माइनस RO, RO डेल्टा टी, ठीक है, समझ में आ रही है। ओके, तो नाइक्रोम वायर्स होते हैं, तो ऐसे वायर्स में बहुत सारा हीट बढ़ जाता है, ठीक है,
और इनका कंडक्टिव आप अगर देखोगे इनका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है, फॉर नाइक्रोम वाई, फॉर अलॉयज लाइक नाइक्रोम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। ओके ओके ओके, चल भाई साहब आगे क्या हो गया सर? ओके बच्चा पार्टी अपन ने पढ़ लिया है ओम्स लॉ, उसके वेक्टर फॉर्म को देखा हमने, ठीक है, करंट डेंसिटी देखा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग एक चीज है जो हम पढ़ेंगे, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं ये, कर्शॉफ्स करंट लॉ केसीएल, ठीक है, साइन कन्वेंशन, कर्शॉफ्स वोल्टेज लॉ। कर्शॉफ के दो लॉज हैं, एक आपका जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको अपन, और एक है भाई साहब आपका वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो देयर इज वन जंक्शन लॉ एंड देन इज ओके। नाउ हमने क्या क्या पढ़ा है देखो, व्हाट हैव वी स्टडीड टिल नाउ, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। तो हमने देखा आई क्या होता है, NeAVD, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E is the charge of an electron, A is the cross sectional area and VD is the drift velocity, ठीक है, of electrons, ठीक है। VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली EV/ml, E आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V is the applied voltage, M is the mass of an electron, L is the length of the conductor and tau average is basically what, the average relaxation time, ठीक है। ओके तो I की वैल्यू अगर हमने VD को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये कितना हो गया, NeAV टाउ एवरेज बाई ml। इन सारे डेरिवेशंस को याद रखना, कोई भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इसमें यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सवाल बहुत बनते हैं छोटे मोटे चिंटू पिंटू, ठीक है। ओके V इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो जाएगा, हमने देखो I को इसमें रिप्लेस किया, अगर हमने VD की वैल्यू इसमें डाल दी तो ये आ जाएगा, तो V से अपने को ये आ जाएगा, और इससे क्या प्रूव होता है, ओम्स लॉ, V is directly proportional to I, ठीक है। ओके सो ये अपन ने पढ़ा था भाई साहब। दूसरा क्या था, ओम्स लॉ, दिस लॉ स्टेट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, द मोर यू इंक्रीज द वोल्टेज द मोर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, जिसको अपन ओम्स लिखते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो R इज इक्वल टू रो बाई into L by A। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को जबरदस्ती अगर वेक्टर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, ओम्स लॉ हम जानते हैं क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे वोल्टेज भी आपका क्या है, वोल्टेज इज स्केलर, करंट इज स्केलर एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर, बट इन केस वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आपका हमको मालूम है करंट डेंसिटी क्या होता है वैसा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी बोला हो, बोला जल्दी से बोला, अब भी अपन ने पढ़ा भाई साहब, क्या होता है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज I बाई A होता है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो आपका करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक, आपका अगर हम यहाँ पे करेंगे करंट डेंसिटी इनटू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू J, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई साहब, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, ठीक है, ये हो गया J, तो ठीक है। सो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, E इज इक्वल टू रो इंटू J, रो इंटू J, ठीक है, समझ में आ रहा है, E इज इक्वल टू रो इंटू J और J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसको हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया है, करंट को अपन ने वेक्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। फिजिक्स में हम जबरदस्ती का वेक्टर फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हमको बहुत सारी चीजें आ सके, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर था, ठीक है, ये आपका सिंपल ओम्स लॉ था जिसमें अपन ने करंट डेंसिटी ले लिया है। नाउ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और ये एरिया भाई साहब आपने एक वेक्टर फॉर्मेट में ले लिया है, ठीक है। ओके तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, दिस विल बी रो, दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिग्मा इंटू E इज इक्वल टू J, सिग्मा इंटू E इज इक्वल टू J, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, it is defined as the resistance offered by the material
पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब रो कितना हो गया, m अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। वेयर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सारे फॉर्मूलेज भाई साहब अगर आप रिपीटेडली नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ है, आराम से इन फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हो, ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका भाई साहब अपन ने पढ़ा हुआ है। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, अगर आप देखोगे भाई साहब रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भाई साहब ऐसे बढ़ती है और रेजिस्टिविटी फॉर एलॉयज ये ऐसे बढ़ती है। एलॉय जैसे मैग्नेटिन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, इन सब चीज़ों को हम हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके भाई साहब इलेक्ट्रिकल हीटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, इन सब एलॉयज को यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, मैग्नेटिन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, ठीक है। फॉर कॉपर अगर आप देखोगे दिस इज रेजिस्टिविटी। आर एफ हालांकि वही रहेगा, आर ओ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, पी एफ रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया आपका फाइनल रेजिस्टिविटी will be equal to original resistivity into 1 plus alpha delta t. Alpha is what? Coefficient of thermal resistance. ठीक है, क्लियर है? Are we clear? Okay, okay, okay. यहाँ पे मैंने ये दिया है ना, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्स दिया है ना, चल नहीं रहा है क्या वैसे? चल रहा था ना ये? हाँ, अभी आई, अभी आ रही है वो। ओके, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। तो आपके देखो ऐसे कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत चिंदीगिरी वाले सवाल इसमें बनते हैं, ठीक है। ओके, कलर कोडिंग मतलब क्या है, देखो ये कार्बन रेजिस्टर है और इसमें आप बोलोगे ये कैसा क्या सवाल है, एक्चुअली ऐसे कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम कलरिंग करते हैं और इन कलरिंग की अलग अलग वैल्यूज होती है, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने दिया जाता है, ठीक है। 4 कोएक्सियल कलर बैंड्स होते हैं। तो आपके देखो ऐसे कोएक्सियल मतलब एक साथ एक्सिस पे 4 कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव 4 कोएक्सियल कलर बैंड्स और रिंग्स, ठीक है। ओके, ध्यान देना यहाँ पे 4th बैंड क्या इंडिकेट करता है, 4th बैंड ये वाला जो है 4th बैंड है, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज। देखो आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में एक टॉपिक पढ़ा था जो वेरिएशन का टॉपिक था, ठीक है, पॉसिबल वेरिएशन। जैसे अगर आप बोलते हो कि किसी रीडिंग को हमने लिया है, इसमें ±0.4 का एरर है, ±0.4, तो यह पॉसिबल वेरिएशन बोलते हो ना, ये पॉसिबल वेरिएशन है, ठीक है। किसी रीडिंग को जब आप लेते हो तो टेक्निकली या ह्यूमन एरर जो संभावित है, ठीक है, उस पर आप प्लस माइनस करते हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने किसी लेंथ को मेजर किया है किसी स्केल को यूज करते हुए, उस स्केल का पॉसिबल एरर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू यूज टू डू इट इन एरर्स एंड मेजरमेंट्स। अगर थोड़ा सा रिकॉल करोगे, यहां पे भी वही है भाई साहब, 4th बैंड इट स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज। तो ये टॉलरेंस, ठीक है, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन द परसेंटेज। 3rd बैंड क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। ये आपका क्या है, डेसिमल मल्टीप्लायर है। 4th टॉलरेंस, ठीक है, 4th क्या इंडिकेट कर रहा है, टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन। तो 4th वाला क्या इंडिकेट कर रहा है भाई साहब, टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन, और ये किसमें है, परसेंटेज में है। 3rd डेसिमल मल्टीप्लायर। 1st और 2nd बैंड इंडिकेट द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स, ठीक है। क्या क्या चुकुर, ठीक है, क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे, सारे कलर्स का एक कोडिंग भी है, ठीक है। ओके, 1st और 2nd बैंड इंडिकेट द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब अभी अपन पढ़ते हैं इसमें कैसे
कलरिंग होती है। चलिए यहाँ पे देखो कलर्स हैं, रेजिस्टेंस कलर कोड्स हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपका ब्लैक है तो नंबर क्या होगा 0, मल्टीप्लायर क्या होगा भाई साहब 10⁻�0, ठीक है, तो टॉलरेंस हो गया ये। ब्राउन है तो नंबर क्या होगा भाई साहब 1, मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻1। ऑरेंज है तो नंबर क्या होगा 3, मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻3। येलो है तो होगा 4, मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻4। ग्रीन, ये सब आपके भाई साहब कलर्स हैं, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है, तो गोल्ड अगर होगा तो देखो ±5%, ठीक है। सिल्वर जो मैं आपको बोल रहा था एरर परसेंटेज, सिल्वर तो आप जो बोल रहे थे लास्ट वाला कलर चेंज नहीं होगा क्या, नहीं चेंज हो सकता है, वहां पे गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है नो कलर हो, ठीक है। तो अगर भाई साहब गोल्ड हुआ तो आपका एरर परसेंटेज कितना हो जाएगा ±5%, सिल्वर हुआ तो एरर परसेंटेज कितना हो जाएगा ±10%, नो कलर हुआ तो भाई साहब आपका ±20%, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ऐसे आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो तो इस तरह से आप इसको कलर कोडिंग को याद रख सकते हो। देखो ट्रिक क्या है, BB01, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन ये हो गया आपका 0 and 1, ठीक है। फिर आपका रेड एंड ऑरेंज ये हो गया आपका 2 and 3, YG आपका हो गया 4 and 5, BV दैट इज 6 and 7, G and W 8 and 9। सी आई एम नॉट अ वेरी मच सपोर्टर ऑफ मेमोरी बेस्ड लर्निंग, लेकिन ऐसा साइंटिफिकली देखा गया है कि जो टॉपर्स होते हैं वो आगे इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो मेमोरी को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, वो अपने ही अंदर कुछ ऐसे डिज़ाइंस बना लेते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से भाई साहब मेरा मेमोरी बहुत वीक है, ठीक है। अभी अगर निमोनिमिक्स से आप ऐसा मेमोरी डिज़ाइन कर सकते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को और मैं खुद भी ऐसा ही था कि हम शायद आंसर्स फटाक से दे देंगे या क्लास में बहुत प्रॉम्प्ट होंगे लेकिन मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे लर्निंग में हम मेमोरी को बहुत इफेक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि इस तरीके के निमोनिक्स बनाकर आप मेमोराइज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट, ठीक है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसको यूज़ करना है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है बट उसको यूज़ करना है, ठीक है। रजिस्टर कलर कोड्स हैं। अभी देखो जैसे समझो यहाँ पे आपका क्या आया है, देखो येलो, ठीक है, येलो भाई साहब क्या है 10⁻4 है, देखो, ठीक है, ये आपका येलो कलर कोड है, ठीक है, विच इज बेसिकली 10⁻4। यहाँ पे क्या है गोल्ड सिल्वर, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे भाई साहब, गोल्ड सिल्वर का कितना है, देखो गोल्ड का हो गया आपका 5%, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी उधर गोल्ड है, ठीक है, सो गोल्ड सिल्वर और नो कलर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आया देखो गोल्ड, तो आप क्या लिखोगे ±5%, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये गोल्ड है देखो दिस विल बी ±5%, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे क्या आ गया देखो +-5%, ठीक है, ओके। और बोलो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसका 1, ये रेड है, ठीक है, रेड का कितना आएगा भाई साहब 2, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट 2, ठीक है। और दूसरा वाला कलर क्या दिख रहा है आपको, ब्लू, ठीक है, ब्लू का भाई साहब कितना है 6, तो दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया 6, 26, ठीक है, ठीक है, ओके। और भाई साहब तीसरा कलर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ग्रे, ठीक है, ग्रे का भाई साहब कितना है 10⁻8, तो यहाँ पे देखो 26 इंटू 10⁻8, क्या ये समझ में आ रहा है, 26 इंटू 10⁻8 ±5%, ये आपका एरर परसेंटेज है। दैट्स हाउ द कलर कोडिंग इज डिस्क्राइब, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, या कर लो भाई साहब बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है, तो ये आपके सारे जो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, इस तरह से अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ये आपको याद रखना ज़रूरी है। कौन सा ये पागल, ये आपका रजिस्टर है, रजिस्टर सिल्वर नहीं है पागल, ये हो गया आपका रजिस्टर है, दिस इज बेसिकली रजिस्टर, एक वो कंडक्टर है, वो सिल्वर हो या ब्लैक हो उससे अपने को क्या करना है, ये आपका एक रजिस्टर है, रजिस्टर में जो कलर कोडिंग होती है उस कलर कोडिंग से आप बेसिकली एक रेजिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें वैसे सब चिंदीगिरी वाले सवाल बनते हैं, ठीक है, तो अब उन कुछ कर नहीं सकते, वैसा बनते हैं तो करना पड़ेगा, ओके। जैसे यहाँ पे देखो ब्लू है, ठीक है, तो ब्लू आपका पहला सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले दो कलर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ब्लू का भाई साहब क्या है देखो
ब्लू का 6 है तो ये हो गया 6, ठीक है, ब्लू का भाई साहब हो गया 6, ठीक है, ओके। आपका ग्रीन का क्या हो जाएगा बोलो, 5, तो ये हो गया 65, ठीक है, 65 इनटू ये भाई साहब आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली ब्राउन, तो ब्राउन अगर अपन लेते हैं यहाँ पे ब्राउन का हो गया 10⁻1, तो मतलब 10 इंटू 10, ठीक है, ओके। अभी आएंगे भाई साहब एरर परसेंटेज, एरर परसेंटेज नो रिंग है, देखो एरर के तीनों, ये तीनों आपको दिख रहे हैं, आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। अगर गोल्ड होता था तो +-5%, अगर सिल्वर होता था तो +-10%, और अगर नो कलर है तो +-20%। तो यहाँ पे एरर परसेंटेज आपका +-20% है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। अगर आपका ऐसा भी आप लिख सकते हैं, देखो 65 × 10 ±0.2 ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, परसेंटेज को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं कर्शॉफ्स लॉ पे, ठीक है। इसके पहले वाले पे बहुत चिंदीगिरी सवाल बनते हैं, आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी एक्चुअली इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें आपको याद करना पड़ेगा, पहला कलर सिग्निफिकेंट डिजिट, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरा कलर दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट, इनटू आप भाई साहब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, ठीक है, ओके। नोड और जंक्शन इज अ पॉइंट इन अ सर्किट एट विच मोर देन 2 कंडक्टर्स मीट, ठीक है। अगर 2 कंडक्टर्स एक जगह पे मीट करते हैं तो उसको नोड या जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली अ नोड और अ जंक्शन? अ नोड और अ जंक्शन, a node or a junction, net current coming is equal to the net current going out. There is no accumulation of current at that junction. तो जितना आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, ठीक है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। सो नोड इसको बोलते हैं हम। A node or a junction is where the net current coming in is equal to the net current going out. There is no accumulation of current at this junction, ठीक है, जितना करंट आ रहा है उतना ही। This law states that the amount of current flowing in into a node is equal to the sum of the currents flowing out of it, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे भाई साहब I करंट आ रहा है और ये जाने वाला करंट है भाई साहब लेट्स से I1 और I2, तो आपका जितना करंट आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा, मतलब अपन क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अगर समझ लो कोई ऐसा नोड है यहाँ पे करंट आ रहा है और ये 3 में बढ़ गया, तो यहाँ पे समझ लो I आ रहा था, ये I1 प्लस I2 हो गया और ये हो गया I3, तो दिस विल बी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये इसको अपन जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में इसको जंक्शन लॉ भी बोलेंगे। कर्शॉफ्स फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट एट विच मोर देन 2 कंडक्टर्स मीट, तो ये एक ऐसा पॉइंट है सर्किट में जहां पे एक से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं, ठीक है। इट इज अ पॉइंट इन अ सर्किट एट विच मोर देन 2 कंडक्टर्स मीट एट अ नोड और जंक्शन, नेट करंट कमिंग इन इज इक्वल टू द नेट करंट गोइंग आउट, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ करंट एट दैट जंक्शन। यहाँ पे भाई साहब कोई भी करंट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। The law states that the amount of current flowing into a node is equal to the sum of currents flowing out. तो आपका कितना करंट फ्लो आउट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो ये I है, ठीक है, ये हो गया आपका 2 करंट में जा रहा है, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, ठीक है। समझ लो ये R1 रेजिस्टेंस का R1 है, तो यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली I1 R1, यहाँ पे वोल्टेज बाय ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, I2 R2, ठीक है। अभी अगेन जब ये मिलेंगे तो ये कितना है, I1 करंट है, ये कितना है, I2 करंट है, तो ये कितना बनाएगा, वही I करंट बनाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे I करंट आया था जो I1 और I2 में डिवाइड हो गया, I1 और I2 में डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही I1 और I2 जब ज्वाइन करेंगे तो वही सेम अमाउंट ऑफ करंट बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जंक्शन लॉ, दिस इज जंक्शन लॉ। सो द लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड, एक नोड में जितना करंट फ्लो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ इट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ इट। So the amount of current flowing into a node is equal to the sum of the currents flowing out of it, ठीक है। कर्शॉफ्स सेकंड लॉ भाई साहब क्या हो जाएगा, कर्शॉफ्स करंट लॉ, जिसको यहाँ पे देखो ये I करंट आया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलेंगे, कर्शॉफ जंक्शन लॉ। तो कर्शॉफ्स करंट लॉ दैट इज KCL, ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे अगर एक जंक्शन में सारे करंट्स को हम ऐड करें, ये I, ये I1 और ये I2, क्योंकि अपन जो करंट जा रहा है उसको माइनस में लिख रहे हैं, ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो सारे करंट्स को अगर आने वाले करंट को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया और जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लिया, सबको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है।
नेट करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। ये दूसरा तरीका है किरचॉफ्स लॉ को बोलने का। तो देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, आई दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई वन क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू वन बाई डेल्टा टी, आई टू क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू टू बाई, अब इस पूरे को अगर मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू लिखो, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वन प्लस क्यू टू लिखो। सम ऑफ द चार्जेस एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस लीविंग द नोड। ये हो जाएगा भाई साहब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, एक ही चीज की दो चीजें। इन अ गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। चलिए फटाफट, चलिए क्विक क्विक क्विक, यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितना हो गया? मौखिक सवाल है वैसे, लिखित सवाल भी नहीं है। -2a, 4 + 2 करंट आ रहा है ना, 6 हो गया, और 8 जा रहा है। 4 + 2 - 8 + i = 0। ये इक्वेशन होगा ना? हाँ, 4 + 2 - 8 = 0 प्लस i = 0। तो आपका भाई साहब 4 + 2 6, 6 - 8 = -2। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यों लेंगे? प्लस में क्यों नहीं लेंगे? हाँ, तुमको कैसे मालूम कि वो बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है? एरो नहीं दिया होता, चलो समझो एरो नहीं दिया हुआ है, तब क्या करोगी? एरो अगर नहीं दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं, मान लो ना भाई साहब, देखो तुम्हारा अगर अजम्पशन सही है तो तुम्हारा प्लस में आंसर आएगा, अगर तुम्हारा अजम्पशन गलत है तो तुम्हारा नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2। ठीक है, ये आपके इन करंट, इन आउट करंट -8, समझ लो हमने भाई साहब इसको इन करंट मान लिया। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा प्लस i = 0। ठीक है, कितना हो रहा है बोलो? 6 - 2 हो गया भाई साहब, कितना -2 प्लस i = 0। मतलब i की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2। मतलब मेरा अजम्पशन सही है कि करंट आ रहा है। कैसे करंट जाएगा? अरे तुम लोग इसको क्यों देख रहे हो भाई साहब तुम? अच्छा चलो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ बताओ, किरचॉफ्स लॉ क्या हो? 8 एम्पियर करंट बाहर आना चाहिए। हाँ, तो कितना, जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा, यही है किरचॉफ्स लॉ। कितना करंट बाहर आ रहा है? 8 एम्पियर। कितना अंदर आ रहा है? 4 और 2 6, तो ये तो अंदर आना चाहिए ना, 2 और अंदर आना चाहिए ना। तुम लोग बोले भी बाहर जाएगा। पॉजिटिव कंसीडर करो या नेगेटिव कंसीडर करो, मेरा तुमसे यहाँ पे ये सवाल है कि इधर क्या होगा, करंट आएगा या जाएगा? जाएगा कहाँ से? तुम्हारा आमदनी उतना नहीं है, खर्चा रुपया कैसे होगा भाई साहब? 4 और 2 6 आ रहा है, उनमें से 8 ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और आना तो चाहिए ना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भले ही आपको दिया हुआ है बाहर जाता हुआ, लेकिन ये अंदर जाएगा ना भाई। 4 + 2 + 6, ये 8 होगा, तभी तो 8 का आउटपुट दे पाएंगे आप। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ को अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे भाई साहब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो क्या आई का -2a एम्पियर लिखना सही है? अगर मैं उसको बाहर दिखा रहा हूं तो क्या लिखूंगा? आई = -2a। अगर मैं उसको अंदर दिखा रहा हूं तो मैं +2a लिखूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। So this would be assuming, तो I = -2a, assuming the incoming current towards the junction to be positive। अगर मैंने incoming current को पॉजिटिव लिया and outgoing current to be negative, तो अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये -2a होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये क्या हो गया? Okay, in this case of a car driving on a hill, when the car reaches the top, its potential energy increases and decreases as it moves down। ठीक है, so किरचॉफ का ऐसा ही वोल्टेज लॉ भी है। What is the voltage law of किरचॉफ? कि अगर आपने बहुत सारे सेल्स को या बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है और बहुत सारे सेल्स को भी अगर आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या फंडा क्या है कि जैसे जैसे एक गाड़ी ऊपर मूव होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, जैसे जैसे वो डाउन जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा ही लॉ आपके सेल्स
और रेजिस्टेंसेस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। सपोज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो अभी हम कर रहे हैं कर्शॉफ्स का वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी बोलेंगे जिसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कर्शॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। सो इसके मुताबिक आपका क्या हो जाएगा, देखो सपोज अ चार्ज ऑफ +1 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एज द चार्ज पासिस थ्रू द रेजिस्टेंसेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे भाई साहब चार्ज पास होगा रेजिस्टेंसेस से तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ना, कुछ ना कुछ चार्ज मर जाएगा ना, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एज एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंसेस सम अमाउंट ऑफ चार्ज इज डेफिनेटली गोइंग टू डाई आउट बाय कोलिजन्स, ठीक है। सो द पोटेंशियल विल डिक्रीज, ठीक है, पोटेंशियल विल डिक्रीज। वर्क डन इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज वंस अराउंड द सर्किट, तो 1 कूलम चार्ज को अगर हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, आपने पढ़ा था देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, W/Q इज इक्वल टू वोल्टेज, है कि नहीं, W/Q इज इक्वल टू वोल्टेज। तो अपन W को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। सो वर्क डन इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज अराउंड द सर्किट, तो 1 कूलम इंटू वोल्टेज, ठीक है, प्लस ये वाला हो गया देखो आपका ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसीलिए आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, देखो हियर द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। व्हाई पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। आपने कैपेसिटेंस में कहीं पे कैपेसिटेंस का सर्किट मैंने जब कराया था उसमें था देखो कि अगर आप बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1C इंटू वी, ठीक है। पोटेंशियल इज, देखो पोटेंशियल का इंक्रीज क्या है, देखो समझो यहाँ पे अगर पोटेंशियल आपका लेट्स से V डैश है और यहाँ पे V है तो आपका V डैश माइनस V, क्या ये पॉजिटिव होगा, होगा भाई साहब, क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब डेल्टा V जो है विच इज V डैश माइनस V, दिस विल बी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली योर वर्क डन विल आल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है। सो व्हेनेवर इन द सर्किट यू आर मूविंग in a battery from negative to positive potential, your potential will increase and hence आपका भाई साहब यहाँ पे लूप लॉ के हिसाब से 1C इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अभी आप जा रहे हैं भाई साहब रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में आपने देखा है कि whenever you move across a resistance the potential will obviously decrease, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये इससे, मतलब आप रेजिस्टेंस में ऐसा मान सकते हैं ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस मानने का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, चार्ज का फ्लो आपका भाई साहब रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा, इसीलिए पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आर बी क्लियर, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब ये पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ये भी पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। दीज आर द वर्क डन। सिंस द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द चार्ज इज सेम, द टोटल वर्क डन विल बी जीरो, hence energy will be conserved. Therefore KVL is based on the law of conservation of energy. तो कर्शॉफ का जो वोल्टेज लॉ है या जो लूप लॉ है, it is based on the conservation of energy, ठीक है। ओके, तो कर्शॉफ्स लॉ को देख लो भाई साहब, सिंपल, इन अ क्लोज्ड लूप और मेश, आपका भाई साहब एक क्लोज्ड लूप है। अब इस लूप में आप किस तरफ से चलना चाहते हो आपके ऊपर है, ठीक है। आप भाई साहब ऐसे चलो या ऐसे चलो, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। इफ यू आर मूविंग अलॉन्ग द लूप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर आप भाई साहब देखो ये रूल्स हैं आपके, इस तरह से चलोगे तो आपके सवालों में गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। इन अ क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है। अलजेब्रिक सम मतलब क्या होता है, आपके बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सम है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। अलजेब्रिक सम आपका क्या होगा, ऑलवेज बी जीरो। तो आप लूप में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे बताओ कैसे जा रहे हो, आपने लूप यही सिलेक्ट किया है। यू कैन ऑल्सो मूव दिस वे। नाउ इफ यू आर मूविंग दिस वे, हियर विल योर पोटेंशियल इंक्रीज। आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा। चलिए भाई साहब, तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, तो अगर आपका करंट है, देखो करंट, ठीक है, तो अगर आपका करंट जा रहा है भाई साहब नेगेटिव से पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, ठीक है, वोल्टेज भाई साहब आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। लोअर पोटेंशियल से अगर आप जा रहे हैं भाई साहब हायर पोटेंशियल की तरफ, अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो आपका वोल्टेज का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ये। इफ यू आर मूविंग इन द सर्किट फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर पोटेंशियल, द साइन ऑफ द वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अगर रेजिस्टेंस में आप मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, if the direction in which the sum is taken is same as the direction of the current, then take potential difference as negative, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भाई साहब आप पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव ले लो। जैसे अगर आपने भाई साहब यहाँ से यहाँ मूव कर, मतलब इधर से इधर मूव कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, किसी सेल में अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हो तो आप पोटेंशियल को नेगेटिव ले लोगे।
अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल को पॉजिटिव दोगे। समझ में आ रहा है? अगर आपका भाई साहब ये सेल है, ठीक है, आप इधर से इधर करंट को मूव करा रहे हो, या आपने लूप कुछ ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपका वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने कुछ ऐसे सेल लिया है, ठीक है, लेट्स से ऐसे मूव करा रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब मूव कर रहे हो तो आपका भाई साहब पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। सो इफ दे आर टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज पॉजिटिव। ठीक है, आपका भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो टेक पोटेंशियल डिफरेंस एज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगा भाई साहब लूप में? ओके। Kirchhoff's voltage law in a closed loop or mesh the algebraic sum of the potential differences is 0। अभी समझो हमारा क्लोज लूप क्या है, A B C D A, ऐसे ही हम लूप को डिफाइन करते हैं। दिस इज बेसिकली आवर लूप। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0। यहां पे लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अगर हम ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव V हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें आते हैं भाई साहब, यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस से आप पास करोगे आप, तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो -V, यहाँ पे भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, -V, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, -V, तो -V1 -V2 -V3 इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। तो इन द लूप ABCDA V इज इक्वल टू -V1 -V2 -V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके 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 ओके, समझ लो। यहां पे आपको दिया हुआ है एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इन द गिवन सर्किट फाइंड I1 एंड I2। तो आपके B और C के बीच में जो रेजिस्टर है उसमें करंट कितना जा रहा है, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब, 10 ओम का। C और D के बीच में जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। ठीक है, C और F के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो भी 10 ओम का है, लेकिन इसके बीच में एक 10 वोल्टेज की बैटरी है, यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इन द गिवन सर्किट फाइंड I1 एंड I2। आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सा लूप सिलेक्ट करना है, उस लूप में किस डायरेक्शन में करंट को दौड़ाना है, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। आप बहुत सारे लूप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आपका लूप क्या हो जाएगा, ABCFA। ठीक है, दूसरा लूप आपका क्या सिलेक्ट कर सकते हैं आप, CDEFC। आप तीसरा लूप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, ABCDEFA, ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आपके अननोन क्वांटिटीज कितने हैं, 2, तो कम से कम 2 इक्वेशंस बनने चाहिए, तब जाके, जैसे आप देखते हो ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। सो फ्रॉम द करंट सोर्स, अगर हम देखो यहाँ पे ABCFA ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा, ABCFA, ये वाला लूप ले लिया आपने। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, समझ लो ये करंट I1 जा रहा है। ठीक है, आपका भाई साहब ये करंट I1 जा रहा है, क्योंकि देखो ये करंट I1 ही रहेगा ना, ये I1 यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे समझो, इधर से 20 वोल्ट, इधर से 20 वोल्ट, इधर से लेट से वोल्टेज से I2 करंट आ रहा है, और इधर से I1 करंट आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, I1 करंट इधर आ रहा है, I2 करंट इधर आ रहा है, यहाँ पे जंक्शन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। देखो भाई साहब, आपके वोल्टेज से ही तो करंट जनरेट होगा ना, आपका जो बैटरी सोर्स है वहां से करंट जनरेट होगा। तो ये है भाई साहब आपका बैटरी सोर्स एक, और ये दूसरा बैटरी सोर्स। इस बैटरी सोर्स से लेट से I2 करंट जनरेट हुआ है, इस बैटरी सोर्स से लेट से I1 करंट जनरेट हुआ है। ये I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये I2 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। जब ये जंक्शन पे आए तो दोनों मिलाकर यहाँ से जा रहे हैं, तो I1 + I2 हो गया। ये भाई साहब कितना हो गया, I1 + I2। फिर से जंक्शन आया तो अगेन दे विल बाय Kirchhoff's फर्स्ट लॉ दे विल एक्चुअली सेग्रीगेट इनटू I1 एंड I2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे करंट और, ठीक है, सो ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सोर्स। तो ये आपके ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है भाई साहब I1 करंट का, ये सोर्स है आपके I2 करंट का। ठीक है, क्लियर है? ओके। डिस्ट्रीब्यूट करंट यूजिंग KCL। तो आप भाई साहब Kirchhoff का जो लूप लॉ है उसके हिसाब से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे आपका I1 और I2 प्लस हो गया, और यहाँ पे आपका I1 और I2 फिर से सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, तो Kirchhoff's लूप लॉ। चूज लूप्स विथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपने भाई साहब ये वाला एक लूप ले लिया, ये वाला एक लूप ले लिया, अप्लाई KVL ओवर द सिलेक्टेड लूप। तो जो भी लूप आपने सिलेक्ट किया उस पे आप Kirchhoff's वोल्टेज लूप लॉ या Kirchhoff's लूप लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो भाई साहब यहाँ पे हम इस सवाल को सॉल्व करते हुए, यहाँ पे 20 वोल्ट्स की बैटरी है। ठीक है, ABCFA ये वाला लूप अपन ले रहे हैं।
ठीक है, ABCFA, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, इधर हम कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर अपन जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, सो विल इट बी पॉजिटिव, यस, ठीक है। तो आपका वोल्टेज यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव। और कितना होगा बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 20 वोल्ट, इधर आया भाई साहब I1, ठीक है। यहाँ पे कहां से कहां जा रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन यू मूव थ्रू द रेजिस्टर इट विल ड्रॉप, तो I1 into 10, ठीक है। ओके, इधर आप आ रहे हैं, इधर नहीं जा रहे हैं, अभी आपने जो लूप सिलेक्ट किया वो क्या है, ABCFA, ठीक है। इधर आ रहे हैं आप भाई साहब, तो I1 प्लस I2 हो गया, ये I1 प्लस I2 इंटू 10, अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई साहब, यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू 10, ये आ गया भाई साहब इधर, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है देखो, फिर आप इसमें कैसे मूव करेंगे, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करें तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो -10, यहाँ पे ये वाला -10 समझ में आ रहा है, देखो ये I1 इंटू 10, I1 प्लस I2 इंटू 10, ये I1 प्लस I2 और ये -10 हो जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए आपने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है 20, ठीक है। ओके, सो ये 20I होगा ना भाई साहब, यहाँ पे 20I1, ठीक है, दिस विल बी 20I1, अरे हाँ सॉरी, सम ऑफ E एंड IV ना, सम ऑफ E प्लस IV IR, ओके, ठीक है, वोल्टेज आपका 20, तो 20 और ये हो गया I10, तो आपका कितना हो जा रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो 10 -10I1 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 -10I2 -10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया कितना आपका 20, है ना। तो आपका कितना हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे 20 आ गया, इधर -20 और यहाँ पे हो गया -10I1 -10 -20I1 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 -10I2 इज इक्वल टू दिस, तो आपका सबको हमने डिवाइड कर दिया -10 से, तो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, है ना। नहीं यार क्या हो रहा है ये, हाँ 20 इधर आया माइनस, हाँ ये वाला 10 नहीं कंसिडर किया ना, हाँ ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। ओके, अगर हमने लूप कौन सा ले लिया, देखो CDEFC, ठीक है, CDEFC। ओके, चलिए भाई साहब CD, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से I2 करंट निकला हुआ है, ठीक है, तो I2 इंटू 10, ठीक है, -20, ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका I2, चलो इधर से जा रहे हैं अपन, अगर C लूप हमने यही लिया हुआ है ना, ओके, तो आपका देखो यहाँ पे 20 वोल्ट्स है, इस 20 वोल्ट्स का क्या करेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे करंट ले रहे हैं, लेट्स से I1 इधर से ले रहे हैं, चलिए इधर से लेना पड़ेगा करंट यार अपने को, CD I2 into 10, I2
I2 इंटू 10 क्यों ले लिया यार? क्या है? ओके देखो यहाँ पे कैसा किया है, यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 है ना? तो हम यहाँ पे मान सकते हैं दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, क्योंकि आपका देखो ज्यादा पोटेंशियल किधर है, इधर है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो जो करंट मूव कर रहा है ना, व्हेन करंट इज एक्चुअली मूविंग, लेट्स से I2 है, तो ये करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, देखो इट इज मूविंग फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहा है, इसलिए इसने पॉजिटिव लिया हुआ है। I2 की वैल्यू अपन ने क्या ली हुई है यहाँ पे भाई साहब, I2 की वैल्यू I2 इंटू 10 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे I2 कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली अगर इस तरफ चलेंगे हम, यहाँ पे लूप कुछ और ले लिया हुआ है, यहाँ पे डेरिवेशन कुछ और दिया हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब। सो करंट को अगर हम मानते हैं, यहाँ पे देखो ये I1 है, ये I1 करंट था, विच इज बेसिकली ये I1 है और इधर से I2 आ रहा है ना, इधर से I2 आ रहा है, तो ये जा रहा है आपका I1 प्लस I2। अगर हमने यहाँ पे I2 को लिया, ठीक है, ये वाला लूप लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लूप लिया CDEFC, ठीक है, ऐसे लूप में हम जा रहे हैं, मतलब वी आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, ठीक है, वी आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द लूप लाइक दिस, ठीक है। ओके, जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो I2 करंट किस तरफ से आ रहा है, देखो इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, और आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये जा रहा है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से। तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप मूव कर रहे हो इस तरफ, करंट किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये होना क्या चाहिए था आपका, देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब करंट मूव हो रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप चल रहे हो इस तरफ तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, I2 इंटू 10। अदरवाइज क्या होना चाहिए था, माइनस I2 इंटू 10 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप इस तरफ चल रहे हो, दैट इज करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, I2 इंटू 10। नाउ यू आर मूविंग हियर फ्रॉम दिस टू दिस, तो आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, -20, ठीक है। आप किस तरफ से चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, प्लस यहाँ पे आपका 10, तो आप ये यहाँ पे आ रहे हो, देखो अभी आप कैसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आपका प्लस हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली +10। इसका प्लस होना समझ में आ रहा है, इसका प्लस होना समझ में आ रहा है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, -I2 इंटू 10 होना चाहिए था, बट सिंस यू आर मूविंग इन द लूप इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट, हेंस इट इज +I2 इंटू 10, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, ये वाले रजिस्टर में जाते हैं, ठीक है। ये वाले रजिस्टर में आप लूप में कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। सो यू आर मूविंग फ्रॉम I1 I2 इंटू 10। अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे I1 I2 की डायरेक्शन किधर है भाई साहब, यहाँ पे देखो I1 आई हुई है, यहाँ पे I2 आया हुआ, तो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे, आप कैसे जा रहे हो, ऐसे, ठीक है, तो माइनस होना चाहिए था, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, -I1 I2 इंटू 10 होना चाहिए था, क्योंकि आप जब रजिस्टर में मूव करते तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है, लेकिन आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। आप कैसे मूव कर रहे हो, ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और करंट कैसे हो रहा है, I1 प्लस I2 ऐसे जा रहा है, तो इसीलिए अगेन यू आर गेटिंग अ प्लस फैक्टर हियर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका मूवमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन ऑब्वियसली इट विल बिकम प्लस, ठीक है, अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो इतना आ गया। अभी इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल गेट एज 1/3 इंटू a, ठीक है, ओके। The potential difference VA minus VB between the points A and B in the given figure is, कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, VA और VB
पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सबका। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर इज, यहां पे क्लोज लूप है क्या? नहीं है, तो किरचॉफ का लूप लगा सकते हो इसमें? नहीं। जंक्शन, जंक्शन है क्या? इधर जंक्शन, तो बताइए क्या हो जाएगा? बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, फिर आप क्या करोगे? जो आपका ओम्स लॉ है उसको ही लगाओगे ना भाई साहब। बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B कितना हो जाएगा टोटल बताइए? यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, 2 ओम का एक रेजिस्टर है, यहाँ पे 3 वोल्ट का एक बैटरी है या सेल है, 1 ओम का एक रेजिस्टर है, यहाँ पे पोटेंशियल VA और यहाँ पे पोटेंशियल VB। किरचॉफ का लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे क्लोज लूप होता है, और क्लोज लूप में सम टोटल कितना आ जाता है? 0। तो यहाँ पे क्लोज लूप नहीं है तो सम टोटल 0 नहीं होगा, तो सम करोगे, सिंपल। समझ में आ रहा है? किरचॉफ्स लॉ जब आप लगाते हो तो सम टोटल ऑफ E दैट इज पोटेंशियल एंड IR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लूप पहली बात बन नहीं रही है, तो आप सीधा वोल्टेज और रेजिस्टेंसेस को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम यहाँ टू यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? ड्रॉप हो जाएगा, कितना ड्रॉप हो जाएगा? 4 माइनस 4 वोल्ट, ओके। और उधर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, फिर से ओके, चलिए -4 माइनस 8, अब बोलो क्या होगा? सॉरी कितना हुआ? हाँ -4 -3 है ना? समझ में आ रहा है भाई? लूप लॉ नहीं लगा सकते लेकिन एडिशन तो कर सकते हो ना। लूप लॉ क्या होता है कि भाई साहब आपका सम ऑफ पोटेंशियल्स एंड IR इज इक्वल टू 0। चलो लूप तो नहीं भरना है तो ये तो नहीं लगा सकते, लेकिन क्या तुम इस डायरेक्शन में पोटेंशियल्स को ऐड कर सकते हो? यहाँ पे I इंटू R मतलब V हुआ, I कितना है? 2, और ये 2, और ये क्या होगा? माइनस में होगा क्योंकि पोटेंशियल तो ड्रॉप होगी भाई साहब आपकी, तो कितना हो गया बोलो? -4। ये कितना हो गया? आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो -3, -4 -3 -7, ये कितना हो जाएगा? आई नहीं है, अब क्या करेंगे भाई साहब? क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? हाँ बोलिए, क्यों इक्वल होगा? अरे आई क्यों इक्वल होगा भाई? इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बोलो? विल इट बी अ सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट होगा ना भाई साहब। देखो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है? तो सीरीज सर्किट बन जाएगी, और सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। मतलब यहां पे अगर 2 एम्पियर है तो इधर वाला भी कितना होगा? 2 एम्पियर। 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो कितने का? 4 3 7 और ये 2 -9। तो आप बताओ भाई साहब WA माइनस WB कितना हो जाएगा? VA माइनस VB कितना हो जाएगा? +9। समझ में आ रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस VA मतलब आपका ये गिरता जा रहा है ना वोल्टेज। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हुआ? 4 वोल्ट्स का, यहाँ पे 3 वोल्ट का, यहाँ पे भाई साहब 2 वोल्ट का, ठीक है? जो -9 का ड्रॉप हो गया, ठीक है? VA माइनस, तो आपका +9 का ड्रॉप हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? समझ में आ रहा है ये? ओके, लूप लॉ नहीं लगा सकते लेकिन लूप के कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं ना, ठीक है? ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। In the circuit, if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is how much? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक। हो गया ओए मिस्टर सिंह हो गया? करंट आई इन द गिवन सर्किट, जल्दी बचावाड़ी जल्दी फटाफट। इस सर्किट को अगर मॉडिफाई कर लोगे, देखो इसको ए मान लो, हाँ ए, ठीक है? सो लेट्स से भाई साहब इसको अगर अपन ने ए मान लिया, अरे क्या है
इसको अपन ने भाई साहब ए मान लिया और इसको अपन ने बी मान लिया, ठीक है। यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, और ये भाई साहब आपका बी। ध्यान से देखो ए और बी के बीच में क्या क्या जुड़ा है। ए और बी के बीच में 3 ओम्स का एक रेजिस्टर जुड़ा है और 6 और 6 12, ये कैसे जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। पहले अरे देखो यहां से ए गया, ए हमने मान लिया कि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट ही हुआ ना, ये ए का एक्सटेंशन ही तो हुआ, समझ में आ रहा है? ये भाई साहब बी का एक्सटेंशन हो गया। अब देखो इस कनेक्शन को, यहां पे भाई साहब ये दोनों आ रहे ए और बी के बीच में, और यहां पे ए और बी के बीच में सिर्फ ये है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है देखो, ठीक है, ये और ये हो गया भाई साहब दिस, ठीक है, ये है आपका कितना वोल्टेज जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 3 ओम का रेजिस्टर दैट इज आर ए, यहाँ पे है भाई साहब आर बी दैट इज 6 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे आर सी दैट इज 6 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, क्लियर है? दिस इज व्हाट इट इज द करंट इन द गिवन सर्किट। यहाँ पे आपका करंट कितना हो जाएगा, तो आपको भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर बी प्लस आर सी, ये हो गया 12 ओम्स इसका हो गया, और इसका कितना हो गया भाई साहब 3 ओम्स। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1/3 प्लस 1/12, तो ये हो गया आपका 12, 3 इंटू 4 12, तो 4 प्लस 1 5 दैट इज 5/12, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12/5। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आप बताइए करंट इन द रेजिस्टेंस कितना, आपको यहाँ पे करंट इन ईच रेजिस्टर नहीं पूछा है, क्योंकि करंट इन ईच रेजिस्टर अलग अलग होगा। देखो करंट इन दोनों रेजिस्टर्स में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में और ये कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होगा क्योंकि पैरेलल में है। क्या ये समझ में आ रहा है? आपको मोटे मोटे तौर पे पूछा है कि करंट इन द सर्किट क्या होगा, ठीक है। तो करंट इन द सर्किट किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, ओम्स लॉ पे, I इज इक्वल टू V/R। V कितना है भाई साहब आपका 4.8, चलिए भाई साहब, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 12/5, चलिए भाई साहब 12/5, सो दैट विल बी 4.8 इंटू 5/12, 12 4 ज़ा 48, 4 5 ज़ा 2, तो ये हो गया आपका करंट 2 एम्पियर्स का, ठीक है, दिस विल बी द करंट। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो 2 एम्पियर से करंट हो गया। चलिए भाई साहब, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 2 pieces are connected in parallel and then such 5 such combinations are connected in series. The total resistance of the system का किए खिचड़ी बनाई। A wire of resistance R is divided into 10 equal parts, 2 pieces are connected in parallel, okay, and then such 5 combinations। चलिए ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑल्टर नहीं हुआ है, ना ही रेजिस्टिविटी ऑल्टर हुई है, जो ऑल्टर हुआ है वो क्या हुआ है, लेंथ। तो लेंथ के हिसाब से भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम लेंगे तो रेजिस्टेंस हर एक में 1/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब अभी बताइए क्या हो जाएगा, क्या है इक्विवेलेंट द टोटल रेजिस्टेंस, इनका कितना हो जाएगा, है नंदिनी कितना होगा इसका, टिमटिमा रहा है भाई साहब तुम्हारा ये, आप भाई साहब कितना होगा, एक का बताओ जल्दी से, ये 10th का सवाल है भाई साहब, मैं जो तुमसे पूछा हुआ 10th का है, ये 12th का नहीं है। यस यस, कामोटे भ्रमर, इनका नाम कामोटे भ्रमर है, बस पूरा कामोटे का लेंथ ब्रेथ मापते रहते हैं ये। मैं बता रहा हूँ ना, सारे स्टूडेंट्स में यहाँ पे मेरे पास कम से कम ऑलमोस्ट 185 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 8 से लेकर 12 तक। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ इनके दर्शन हो जाते हैं। उन 185 स्टूडेंट्स में इक्का दुक्का कभी कोई दिख जाएगा तो दिख जाएगा, लेकिन ये भाई साहब मेरे को मिल जाएंगे, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, मोबाइल में बढ़िया है। हाँ भाई साहब कामोटे भ्रमर बोलिए। हाँ R बाई 1/R इज इक्वल टू 1/R/10 प्लस 1/R/10, तो 2R/10, तो कितना होता है वो R/5। अरे थोड़ा मेंटल मैथ्स करो, R/20 कहाँ जा रहे हो भाई, अरे 1/, 1 मिनट, हाँ इन दोनों का 1/R इज इक्वल टू 1/,
R/10 प्लस, हाँ 1/R/10, ठीक है। चलिए भाई साहब 10/R, 10/R कितना हो गया भाई साहब 20/R, ठीक है। सो आपका R का वैल्यू कितना हो गया R/20। ये सारे आपके सीरीज में हो गए कितने, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो R/4 आ गया, ठीक है। दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ R/4, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चलिए चलिए फटाफट फटाफट, ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जल्दी से निकालना बच्चा पार्टी। ए और बी में ए और बी में कितने रेजिस्टर्स हैं पहले वो दिखा लो। तुमको यहाँ पे करंट नहीं पूछा है, रेजिस्टेंस ही पूछा है, ठीक है। तो करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या जा रहा है भाई साहब सीरीज, ये और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, पैरेलल सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पैरेलल सेट होता है तो ये 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3 हो गया ना। ये आपका कितना हो गया 2/3, और ये आपका कितना हो गया भाई साहब, नहीं 3 + 3 हो गया 6, ये 6 हो गया और ये हो गया 6, तो इनका क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 है ना। तो ये हो गया आपका 2/6 दैट इज 1/3, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इधर 3 प्लस इधर 3 प्लस इधर 3, 3 3 6 3 9, समझ में आ रहा है। ये बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 9, क्लियर है। इन दोनों का भाई साहब 3 हो गया, इसका 3 और इसका 3, तो 3 3 6 एंड 3 नहीं भाई साहब, हाँ लेकिन ए और बी के बीच में, हाँ भाई साहब सही है, ठीक है। दिस ए और बी के बीच में ये वाला कितना हो जाए भाई साहब आपका 3 और 3 6, ठीक है। तो ये आपका देखो ए और बी पॉइंट है ना, यहाँ पे एक अगर रेजिस्टर हमने डाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का होगा बोलो 3, ये 9 का होगा ना, और यहाँ पे अगर हमने डाला तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का होगा 6 का। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कितने रेजिस्टेंसेस में हुआ 9, 3 3 6 और 3 9, और इधर कितना हुआ 3 और 3 6, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/9, दैट विल बी हाउ मच 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा, तो ये 1/R की वैल्यू कितनी हो गई 5/18, सो आपकी R की वैल्यू हो गई 18/5, 5 3 जा 15, 3.6 हो गया भाई साहब ये, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। A ring is made of a wire having resistance कितना 12 ohms. Find the points A and B as shown in the figure at which current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between the points is equal to 8/3 ohms. A ring is made of a wire having, तो यहाँ पे भाई साहब वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका 12 ohms, ठीक है। So this is the resistance of the wire 12 ohms, ठीक है। Find the points A and B as shown in the figure at which the current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between the 2 points is equal to 8/3। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका समझ लो इतने पॉइंट का रेजिस्टेंस हो गया R और इतने पॉइंट का रेजिस्टेंस हो गया R डैश, समझ में आ रहा है। आपने ऐसे डिवाइड किया है, देखो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ohms का, ये रेजिस्टेंस क्या होगा ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू रो L/A, ठीक है, रो L/A होगा। अभी आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को ऐसे डिवाइड करना है, तो समझ लो इसका L1 हो गया, तो L1 प्लस L2 को अपन क्या मान सकते हैं L के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। ये L1 और ये L2 किसके बराबर होगा L के बराबर होगा। अभी
यहाँ पे समझ लो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हो गए, यहाँ पे आप मान सकते हो ये R1 और ये हो गया आपका R2, ये हो गया R1 और ये R2, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो R है, तो इस R को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं भाई, अगर करने जाओगे तो वही होगा ना, R1 R2 नीचे आएगा R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8/3 हो, ठीक है। इसकी वैल्यू है भाई साहब 8/3, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी देखो यहाँ पे L1 R की प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे किससे है भाई साहब, L से है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे R1 R2 कर रहा हूँ अपॉन R1 प्लस R2 कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रो L1 बाई A, ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो रो L2 बाई A अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बोलो रो L1 बाई A प्लस सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, रो L2 बाई A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, ओके। बताओ भाई साहब अभी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और यहाँ पे आपका चलिए तो इधर हो गया आपका A तो सब में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ गया, बोलो रो L1 प्लस L2, रो L1 इंटू L2 अपॉन यहाँ पे रो L1 प्लस L2, हाँ A स्क्वायर है ना, एक A रह जाएगा भाई साहब, यहाँ पे A है, ठीक है, क्लियर है, ओके। बताइए भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका रो का स्क्वायर L1 L2, रो का स्क्वायर L1 L2, और यहाँ पे रो L1 L2, और ये A भी बच गया ना भाई साहब, हाँ रो कट हो जाएगा, लेकिन देखते हैं भाई साहब कैसे किया है इसको, ओके। तो देखो यहाँ पे R जो होगा दैट विल बी R1 प्लस R2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12 ओम्स, ओके। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू कितनी है 8/3, ठीक है। R1 R2 की वैल्यू एंड R1 प्लस R2 12 ओम्स, कैसे भाई साहब 32 हो गया ये, ठीक है। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 12, ठीक है। R1 प्लस R2 की वैल्यू देखो 12 है, तो यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8/3, तो इस 12 को अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, 12 इंटू 8 तो 3 4 8 32, तो R1 R2 की वैल्यू कितनी हो गई 32। R1 प्लस R2 भाई साहब आपका कितना है 12, ठीक है। R1 प्लस R2 12 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 12, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू हो गई 32, R1 प्लस R2 की वैल्यू हो गई, नाउ R इज इक्वल टू RL1 है ना, R इज इक्वल टू RL2, ये R बेसिकली एक कांस्टेंट है, रो बाई एल को अगर हम रो बाई ए को अगर हम कांस्टेंट ले लें तो R इंटू L1 एंड R इंटू L2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे R1 प्लस R2 12 हो गया, अच्छा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाया, ठीक है। देखो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 R2 की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी 32, और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 की वैल्यू है 12, R1 माइनस R2 का स्क्वायर कितना होगा,
दैट विल बी R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना भाई साहब। देखो a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab कितना आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा। तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, है ना, ये तो 12 है, माइनस 4 इंटू R1 R2, R1 R2 भाई साहब कितना है आपका 32, 4 इंटू 32, सो दैट विल बी 144 माइनस 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया भाई साहब 8 प्लस 6 14, और यहाँ पे 4 से 2 16 हुआ ना, ठीक है। सो दिस विल बी R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, ये R2 है और यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, देखो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये कितना आया है 16, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे R2 माइनस R1 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये L1 है और ये L2 है, अपने को दिख रहा है कि L2 इज ग्रेटर देन L1, और रेजिस्टेंस जो है तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, L के साथ, तो ऑब्वियसली आपका R2 विल बी ग्रेटर देन R1, तो अपन यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 16, क्या ये समझ में आ रहा है, सॉरी 4, ठीक है। जब हम रूट निकालेंगे तो ये R2 माइनस R1 लिखेंगे, भले ये स्क्वायर में आ रहा है लेकिन इसका मतलब समझ में आ रहा है क्यों R2 माइनस R1 लिख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे R2 प्लस R1 इसकी वैल्यू कितनी है 12, इसको अगर हमने कैंसिल कर दिया 2R2 इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। और वैसे ही आप R1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर R1 इज टू R2 की वैल्यू भाई साहब 8 आ गई, ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 4, तो R1 बाई R2 अगर हम करेंगे तो रो L1 बाई A, रो L2 बाई A, तो L1 इज टू L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इज टू 2, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, लास्ट सवाल है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कुछ नहीं होता है, IR होता है, ठीक है। तो आपका देखो जब हम सीरीज में करते हैं तो करंट सेम होता है, तो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब, यहाँ पे देखो 4, ठीक है, और इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का भाई साहब कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इक्वल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस 18 अपॉन 9, तो ये हो गया 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 6, इसका हो गया, ठीक है 6, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6, तो आपका भाई साहब करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज है आपका 3 का, रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब 6 का, 1/2 हो गया करंट, ठीक है। ये सीरीज है तो इसमें भी आपका 1/2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसमें भी आपका इस टोटल में आपका कितना जाएगा भाई साहब 1/2 एम्पियर का करंट, लेकिन अगेन ये 1/2 एम्पियर डिवाइड होगा, ये 1/2 जो एम्पियर है वो डिवाइड होगा, 1/2 एम्पियर है, ये 1/2 एम्पियर है। देखो विदाउट एनी कैलकुलेशन क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, भाई रेजिस्टेंस अगर आधा हो गया तो करंट दुगना हो जाएगा, मतलब ये 1/2 बटेगा ना भाई साहब, देखो ये 1/2 बटेगा, यहाँ पे आपका कितना है 1/2 एम्पियर नहीं फ्लो होगा, यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, है ना, लेट्स से यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 0.5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये एक इक्वेशन तुमको मिल गया मैथमेटिकली अगर कर रहे हो, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे लूप लॉ लगा दो भाई साहब, यहाँ पे लूप लॉ, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस वन विल बी हाउ मच 3 इंटू 1.2, 3 इंटू आपका 0.5, ठीक है, 3 इंटू 0.5, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका 6 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज तो है नहीं, ठीक है, कैसे निकालोगे भाई साहब बताइए इसका, 0.5 को अगर आप डिवाइड करोगे, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है V/R होता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में सेम वोल्टेज है, तो I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर अगर आपका बढ़ेगा तो आई आपका घटेगा, तो आर अगर आपका 2 टाइम्स हो गया तो आई आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिलाकर 0.5 है, तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो I1 की वैल्यू जो होगी, I1 की वैल्यू ये होगी भाई साहब ट्वाइस ऑफ I2, क्या ये समझ सकते हो? अरे भाई साहब देखो ये वोल्टेज है, वोल्टेज दोनों में सेम होगा क्योंकि पैरेलल है। रेजिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा होगा करंट उसमें से उतना कम फ्लो होगा। अगर वोल्टेज सेम है, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाई आर। अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो गया तो I की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ होगी, R के साथ। R बढ़ेगा तो I घटेगा। यहां पे भाई साहब R आपका दुगना हो गया है तो I कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं यहां पे I1 करंट जा रहा है और यहां पे I2 करंट जा रहा है तो हम बोल सकते हैं I1 इज ट्वाइस ऑफ I2, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन आपको क्या मिला है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.5। दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा, I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2I2 तो ये हो गया माइनस I2 इज इक्वल टू 0.5, माइनस I2 इज इक्वल, हाँ अरे सॉरी आपका माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। तो सब ट्रैक कर रहे हैं तो ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया आपका 3I2 इज इक्वल टू 0.5, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 0.5/3, ठीक है। इसी तरह से I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 माइनस I2, सो दैट विल बी 0.5 माइनस 0.5/3, तो ये हो गया आपका 0.5, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, तो 0.5 इंटू 2/3, सो दैट विल बी 1/3, ठीक है। एक हो गया 0.5/3, दूसरा हो गया आपका 1. तो क्या पूछा है भाई साहब, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम। तो 3 ओम रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा IR, तो 3 ओम में कितना था भाई साहब I1 कितना है आपका 1/3 और आपका कितना है R दैट इज 3, 1/3 हो गया आपका करंट और ये, तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।